जय हिंद दोस्तों। हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये बिहार टीचर 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली है। तो हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली है तो कौन सी है? ये बघेली होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, बघेली। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ए किस प्रकार का वर्ड है? तो बताना है ए किस प्रकार का वर्ड है। ये अर्ध विवृत है, तो अर्ध विवृत ए होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हिंदी की लिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? तो देवनागरी जो कि ये हिंदी की लिपि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो ये फारसी लिपि को दाएं से बाएं लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो है जो कि ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट है। जबकि यह, र और व ये तीनों जो कि अंतस्थ व्यंजन है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्श्व स्वर है। तो पार्श्व स्वर कौन सा है? तो ओ जो कि ये पार्श्व स्वर है, जबकि अ मध्यस्थ स्वर होता है और ओ पार्श्व स्वर होता है। ए ये अग्रस्वर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पुरस्कार जो कि ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। पुरस्कार अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो श्रृंगार ये जो कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे कहते हैं। तो जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, उसे व्यंजन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो वर्डों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? दो वर्डों के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। दो वर्डों के मेल से बने शब्द को संधि कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है, निस्तेज शब्द का निर्माण किस संधि से हुआ है? तो निस्तेज शब्द का निर्माण ये विसर्ग संधि से हुआ है। तो निस्तेज शब्द का निर्माण विसर्ग संधि से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि रवि सूत किसका पर्यायवाची है? तो रवि सूत ये किसका पर्यायवाची है, इसको बताना है। रवि सूत ये घोड़ा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, घोड़ा का पर्यायवाची है रवि सूत। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वासित शब्द में प्रत्यय है। तो निर्वासित शब्द में प्रत्यय क्या होता है? इत प्रत्यय है। इसमें निर्वासित में इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। प्रत्यय में लास्ट में जुड़ता है तो इसमें निर्वासित इत प्रत्यय होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, चिड़ीमार शब्द में समास है। तो कौन सा समास है चिड़ीमार में? तो चिड़ीमार में तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, चिड़ीमार में तत्पुरुष समास होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है, कपीस
श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसमें कपीस का सही अर्थ क्या होता है, जो कि भिन्न भिन्न दिए गए हैं। एक कपीस, पहले कपीस का मतलब होता है हनुमान, और दूसरे कपीस का मतलब होता है मटमैला। दूसरे कपीस का मतलब होता है मटमैला और पहले कपीस का मतलब इसमें होगा हनुमान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में तद्भव शब्द है। तो इसमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में तद्भव शब्द बताना है। तो पंख, पंख जो कि ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पंख तद्भव शब्द है। रात्रि, कार्य, देव, ये तीनों जबकि तत्सम शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि घुड़सवार शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। तो घुड़सवार शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। तो ये हिंदी और फारसी, हिंदी और फारसी शब्दों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि अर्ध का विपरार्थी शब्द है। तो अर्ध का इसमें विलोम बताना है। तो अर्ध का विलोम क्या होता है, तो शुष्क होता है। अर्ध का विलोम शुष्क होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, अर्ध का विलोम शुष्क होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें कौन सा है, तो ये कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, कृतज्ञ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि आय शब्द में कौन सा लिंग है। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में कि आय शब्द में कौन सा लिंग है। तो आय जो होता है यह स्त्रीलिंग होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, आय स्त्रीलिंग होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अपादान कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, अपादान कारक कहा जाता है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रहा है या कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो रहा है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक में आता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोनों किस प्रकार का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है कि दोनों किस प्रकार का विशेषण है। तो दोनों समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, समुदायवाचक विशेषण है दोनों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है कि प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट होगा, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, संज्ञा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है, इसको बताना है। तो इस घर में 15 लोग रहते हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण है, इस घर में 15 लोग रहते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं अव्यय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, अव्यय कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबद्ध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है
कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो डैश अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। तो कौन से अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं? ये जुड़ा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद इसमें कौन सा नहीं है? तो विशेषण, विशेषण जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। तो अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक पहला, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां संकेतवाचक, जो कि 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य का बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य है। तो पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? तो पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, जो कि ये अशुद्ध होगा। जबकि होना चाहिए कि पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। तो यहाँ उत्साह की जगह साहस होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि वे पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिल के बने हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्रिया पदबद्ध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, क्रिया पदबद्ध कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत लज्जित होना। तो अत्यंत लज्जित होना जो कि इसका मुहावरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकवाक्य प्रयुक्त होती है। तो केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकवाक्य के प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकयुक्त का प्रयोग किया जाता है ऊंची दुकान और फीके पकवान के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि ये बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, रूपक अलंकार होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि जहाँ वर्णों या व्यंजनों की समस्या के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो जहाँ एक बार से अधिक आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, पीछे छिबली मुँह लय से नीचे आंचल चीर मानो कलानाधि झलमैले कलिंदी के तीर। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर में उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण का अलंकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, मानवीकरण का अलंकार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि कृष्णा सोबतीकृत बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोगों को क्या पीसने को मिलता था? तो क्या पीसने को मिलता था? तो इसमें ऑलिवर या कैस्टर ऑयल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ऑलिवर या कैस्टर ऑयल पीसने को मिलता था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता किसकी है? तो चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता ये किसकी है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने
शीश झुकाया। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, साहिर लुधियानवी, जो कि ये इसके रचनाकार हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सुमित्रा नंदन पंत। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील की तक ढोया था? तो ये 25-25 मील तक गांधी जी के द्वारा किसको ढोया गया था? तो ये ढोया गया था बोआर युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, बोआर युद्ध में ढोया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध, एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध सास सास में बास में, सास सास में बास चंगची चंगलन नब्बा क्या है? तो चंगची चंगलम नब्बा क्या है? तो ये एक क्या है? ये एक जादूगर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ये एक जादूगर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? तो हिमालय की बेटियां ये किसके द्वारा रचित निबंध है? तो ये नागा अर्जुन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, नागा अर्जुन के द्वारा यह लिखित रचना है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यतीश अग्रवाल के द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो ये रक्त और हमारा शरीर। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट होगा, रक्त और हमारा शरीर, ये जो कि यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है माधवदास किस कहानी का पात्र है? तो माधवदास किस कहानी का पात्र है? तो ये चिड़िया की बच्ची। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, चिड़िया की बच्ची। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताएं। तो खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताएं। तो इसके रचनाकार कौन हैं? तो खान पान के इसके रचनाकार प्रयाग शुक्ल हैं, प्रयाग शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, प्रयाग शुक्ल। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि आश्रम की अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? तो आश्रम का अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये वाला राइट होगा, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ये किसकी पुत्री थी? तो ये थी जनक की। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, जनक की पुत्री थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 में कि राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? तो राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? तो 14 वर्षों का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 14 वर्षों का वनवास हुआ था राम का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि खर और दूसड़ किसके सौतेले भाई थे? तो खर और दूसड़ ये किसके सौतेले भाई थे? तो ये थे सुपर्णखा के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, सुपर्णखा के ये सौतेले भाई थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? तो गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? तो ये संपाति था, संपाति था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, संपाति। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया था? तो उस वैद्य का क्या नाम था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया था? तो ये सुषेण था, सुषेण। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सुषेण था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? तो गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? तो ये फेंके थे 7 पुत्रों को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, 7 पुत्रों को फेंके थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंबिका और अम्बालिका किसकी रानियाँ थीं? तो अंबिका और अम्बालिका ये किसकी रानियाँ थीं? तो ये थी
विचित्र वियर की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, विचित्र वियर की थी ये। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह कथन किस ऋषि का है? तो ये कथन किस ऋषि का है? तो ये कथन दुर्वासा ऋषि का था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, दुर्वासा ऋषि का था। तो दुर्वासा ऋषि का था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। दुर्योधन ने यह कथन किससे कहा था? दुर्योधन के द्वारा यह कथन किसको कहा गया था? तो ये भीष्म को कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, भीष्म को कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अर्जुन कुछ कुचक्र रच कर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसीलिए किसी को आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, श्री कृष्ण के द्वारा यह कथन कहा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि लाख की चूड़ियाँ शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम था? तो लाख की चूड़ियों के शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम था? तो बदलू नाम था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा, बदलू नाम था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि दीवानों की हस्ती किस विधा की रचना है? तो दीवानों की हस्ती यह किस विधा की रचना है? तो ये कविता। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, कविता की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम बताएं। तो कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम बताएं। तो इसके रचनाकार के नाम कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि पहली बोलती फिल्म अलमारा बनाने वाले फिल्मकार का नाम बताएं। तो पहली बोलती फिल्म अलमारा फिल्म कौन सी थी? तो इसको बनाने वाले कौन थे? तो इसको बनाने वाले आरदेशिर एम ईरानी थे, आरदेशिर एम ईरानी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि पानी की कहानी किसके द्वारा रचित निबंध है? तो पानी की कहानी यह किसके द्वारा रचित निबंध है? तो ये रामचंद्र तिवारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा, रामचंद्र तिवारी के द्वारा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? तो चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? ये किया गया था अहमदनगर का किला। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, अहमदनगर का किला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़े? तो एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा था? तो ये बढ़ा था यूरोप। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, यूरोप बढ़ा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि H.G. वेल्स द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में किस भारतीय शासक की प्रशंसा के विशेष रूप से की गई है? तो आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में किसकी प्रशंसा की गई है? ये प्रशंसा किया गया है अशोक का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, अशोक का प्रशंसा किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा? तो भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा? ये था जिन्ना का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, जिन्ना का योगदान था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि जवाहरलाल नेहरू कृत संसार पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू कृत संसार पुस्तक है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हिंदी में अनुवाद प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये उपयुक्त का संबंध किस पाठ से है? तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है लोकगीत से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, लोकगीत से लिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि कृष्णा सोबती ने अपने बाल्यकाल का चित्रण किस कृति में किया है? तो कृष्णा सोबती ने अपने बाल्यकाल का चित्रण किस कृति में किया गया है? तो ये किया है बचपन में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, बचपन में किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी के पात्र हैं। तो विष्णु प्रभाकर कृत ऐसे ऐसे एकांकी के पात्र हैं, तो ये कौन है? तो मोहन दीनानाथ, मोहन और दीनानाथ। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही होगा, मोहन और दीनानाथ। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर के 77 तक ये गद्य दिया गया है। इसको पढ़ करके आपको इसमें उत्तर को ढूंढना होगा। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी और अंत में सफल हुए। विफलता से बेहतर कोई भी शिक्षक नहीं है। विफलता में हमें यह सवाल करने का मौका देती है कि मुझसे क्या गलत हुआ है। जीत हार जीवन की क्रियाएं हैं, इसे जीवन बना देना गलत है। एक क्रिया के माथे पर जगह देना और दूसरी को खारिज कर देना गलत है। जीवन का आनंद आनंद का जीवन इसी में निहित है कि वाह जीवन और आंतरिक जीवन की सुसंगता ही कर्म क्षेत्र के मूल हो। भौतिक उपलब्धियों के ढेर अंतस्थ के खाली होने की कीमत पर भी हो सकता है। हार इच्छा में शामिल नहीं है, पर लोक कल्याण पर कोई सकारात्मक हस्तक्षेप न हो तो जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी उचित नहीं है। सफलता और प्रगति जैसे शब्दों के नए अर्थ तय करने होंगे। फिर इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 75 में कि गद्यांश के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो गद्यांश के आधार पर बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो हार जीत को जीवन बना देना गलत है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। उसमें कहा गया है कि हार जीत को जीवन बना देना, जो कि ये गलत कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया है? तो विफलताओं को अच्छा शिक्षक क्यों कहा गया है? क्योंकि विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने का मौका देती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा कि विफलताएं हमें अपनी गलतियों को समझने का मौका देती हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि इसे जीवन बना देना गलत है। तो रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है, तो इसे जीवन बना देना गलत है। तो रेखांकित शब्द यानी कि इसे के स्थान पे क्या लिखा जाना चाहिए? तो इसे के स्थान पे हार जीत को जीवन बना देना गलत है, ये लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर के 80 तक पद्यांश को पढ़ करके इसमें उत्तर को ढूंढना है। तो पद्यांश इसका दिया गया है, देख कर बाधा विविध बहु विधन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है कि वे ही मिले फूले फले में वे किस प्रकार के लिए किया गया है? तो ये किस प्रकार के लिए किया गया है? तो ये जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं, उनके लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि कविता में किनकी चर्चा की गई है? तो कविता में किनकी चर्चा की गई है? तो ये किया गया है सतत रूप से कर्म करने वालों की, सतत रूप से कर्म करने वालों की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? तो अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? इसमें जो किसी भी काम से घबराते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, जो किसी भी काम से घबराते नहीं हैं उन्हें अथक परिश्रम करने वालों का पहचान दिया गया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखे हैं। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं।
जो कि यह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।